नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपना लेक्चर कर रहे थे द पेटेंट्स एक्ट 1970 और इसका फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो फाइनली हमारा आईपीआर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 5 है द पेटेंट्स एक्ट 1970 और पेटेंट एक्ट का हमारा पार्ट सेकेंड है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या सारी चीज़ें कवर करेंगे ये सामने आपके स्क्रीन पर है और पिछली क्लास में हम क्या क्या कवर कर चुके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया जैसा कि जितने भी एक्ट्स हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, टोटल हमें 10 एक्ट पढ़ने हैं। वो सारे जो भी एक्ट जो उससे रिलेटेड हैं अलग अलग आईपी की कैटेगरी से, जो हमारे पढ़ने के लिए यूज़फुल है, और जो एक्ट अवेलेबल नहीं है उसको तो हमें पढ़ना ही नहीं है। तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बट टोटल हमें 10 एक्ट हैं। इन 10 एक्ट को जो भी हमें पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ना है मैंने आपको बोला है। हर एक एक्ट को मैं 2 से 3 लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा। अगर एक्ट छोटा है तो 2 पार्ट लग सकते हैं, 2 वीडियोस लग सकते हैं। अदरवाइज बड़ा है तो उसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज हमारा जो पेटेंट एक्ट है इसका हमारा सेकंड लेक्चर है और इसके बाद थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं द पेटेंट्स एक्ट वर्सेस पेटेंट्स रूल्स, दोनों में क्या डिफरेंस था, दोनों की क्यों ज़रूरत पड़ी, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर सेकंड टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू रीड पेटेंट्स एक्ट, कैसे इसको पढ़ते हैं, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, इसमें कितने सेक्शंस हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। फिर कौन कौन से सेक्शंस हटा दिए गए हैं और किस वजह से हटाए गए हैं, उसमें कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ा और वो ओमिटेड सेक्शंस की पूरी लिस्ट मैंने आपको दी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पेटेंट का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली डेफिनेशन ऑफ द पेटेंट। फिर हमने पढ़ा कंडीशंस फॉर पेटेंट और उसके बाद हमने पढ़ा राइट्स एसोसिएटेड विद पेटेंट, पेटेंट के साथ आपको क्या क्या राइट्स मिलते हैं। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन, सिर्फ यही वाला पार्ट कवर करेंगे क्योंकि ये हमारा सेकंड लेक्चर है पेटेंट का और ये पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया था अपना फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब देखिए आप बोलेंगे सेकंड पार्ट में मैं सिर्फ एक ही टॉपिक क्यों कंप्लीट कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वेदर चाहे तो आप CGPDTM का एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे आप UPSC ट्रेडमार्क एग्जामिनर का एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे आप लॉ का कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस CMA के एग्ज़ाम तक में इससे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। CS एग्जीक्यूटिव में भी आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और इसको हम एक ही क्लास में कवर करेंगे जिससे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो और आपका इंटरेस्ट बना रहे इस सब्जेक्ट में और आपको ये टॉपिक भी अच्छा लगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस। अब देखिए 2-3 चीज़ समझिए कि क्या होता है नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस। बहुत आसान सी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। पहली चीज़ ये समझिए कि क्या चीज़ों का हम पेटेंट करा सकते हैं और दूसरा अपना टॉपिक है किन चीज़ों का हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। तो पहले टॉपिक की हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में बात कर ली थी, किन चीज़ों का हम पेटेंट करा सकते हैं। मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक पढ़ाया था कंडीशंस फॉर पेटेंट, ये आपको टॉपिक पढ़ाया था कंडीशंस फॉर पेटेंट। मतलब मैंने यहाँ पे बात करी थी पेटेंट के लिए क्या कंडीशन है। इसका सिंपल सा मतलब है कि किन किन चीज़ों का हम पेटेंट करा सकते हैं। तो किसका करा सकते हैं? नंबर 1, वो हमारा इन्वेंशन या क्रिएशन कैसा होना चाहिए, नॉवेल्टी होना चाहिए, मतलब कि न्यू होना चाहिए। दूसरा, उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स होने चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के ले आया बोल दिया ये एकदम नया प्रोडक्ट है आपको पेटेंट मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नॉवेल्टी होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए एंड द थर्ड पार्ट इज कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्री में अप्लाई किया जा सके, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो अगर ये 3 कंडीशन है इसका मतलब इन चीज़ों का हम पेटेंट करा सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या है दोस्तों, इन चीज़ों का हम पेटेंट करा सकते हैं। इसका सिंपल सा क्या मतलब है, जो भी ऐसी कंडीशन हमें मिलेंगी बेसिकली इसका मतलब है कि इन चीज़ों का हम पेटेंट करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन चीज़ों का पेटेंट नहीं करा सकते हैं। तो आपका द पेटेंट्स एक्ट 1970 में सेक्शन नंबर 3 में आपका ये मेंशन है, सेक्शन नंबर 3 में ये आपका मेंशन है, इन्वेंशंस नॉट पेटेंटेबल, ऐसे इन्वेंशन जिनको हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। टोटल 16 कैटेगरीज हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी कितनी कैटेगरीज हैं जिनको हम पेटेंट
नहीं करा सकते हैं सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 दोनों में डिफाइन है, अकेले सेक्शन 3 नहीं, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 इन दोनों को मिला के टोटल 16 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज आप देख सकते हैं, सेक्शन 3A, सेक्शन 3B, C, D, E, F, G वाला पार्ट जो है ये ओमिट हो चुका है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। सेक्शन H, I, J, K, L, M, N, O, P एंड सेक्शन नंबर 4 रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी। अब देखिए दोस्तों, जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है आपके लिए हो सकता है कि पढ़ने में थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगे या आपको थोड़ी सी कठिन समझ में आए। मैं आपको एकदम आसान लैंग्वेज में इसी चीज़ को मैंने एक टेबल के फॉर्मेट में बना दिया है, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 3A में क्या डिफाइन है। सेक्शन 3A में, सेक्शन 3A में डिफाइन है एन इन्वेंशन विच इज़ फ्रिवलस। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, द फॉलोइंग आर नॉट इन्वेंशंस। पेटेंट एक्ट में ये पूरी 16 कैटेगरी दी हैं। 16 कैटेगरी में बोला गया है कि इन चीज़ों का आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं, किसी भी कीमत पे इन 16 कैटेगरी का आप पेटेंट नहीं करा सकते। बाकी जो कंडीशन है वो अगर फुलफिल कर रहा है पेटेंट के अकॉर्डिंग तो आप उनका पेटेंट करा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है एन इन्वेंशन, सेक्शन 3A, विच इज़ फ्रिवलस और विच क्लेम्स एनीथिंग ऑब्वियसली कॉन्ट्रेरी टू वेल इस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉज। इसका मतलब सीधा सा मतलब देखिए मैंने टेबल में आपको दे दिया है। फ्रिवलस इन्वेंशन मतलब कि ऐसा क्या, बेकार का इन्वेंशन, कुछ भी किसी काम का ही नहीं। कॉन्ट्रेरी टू नेचुरल लॉज, ऐसे मतलब कि इन्वेंशन जो कि नेचुरल लॉज या प्रकृति के खिलाफ है। यहाँ पर मैंने मीनिंग भी लिखा हुआ है, यूजलेस इन्वेंशन और दोज वायलेटिंग लॉज ऑफ नेचर, जो कि प्रकृति के खिलाफ है, कोई मतलब कि कोई मतलब ही नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, परपेचुअल मोशन मशीन, कोई ऐसी मशीन है जो कि विदाउट एनर्जी काम करती है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? कोई चीज़ आप बताइए बिना एनर्जी के, बिना ऊर्जा के कोई चीज़ चल सकती है क्या? कोई मशीन या कोई फैन, कुछ भी आप बताइए, बिना ऐसे चल सकता है? नहीं चल सकता। तो ये क्या है? ये यूजलेस इन्वेंशन है। या मान लीजिए ऐसा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, दोज वायलेटिंग लॉज ऑफ नेचर, नेचर के लॉ के अगेंस्ट है कोई ऐसी चीज़। जैसे मान लीजिए सपोज आपने कोई ऐसी एनर्जी ड्रिंक बना दी, कोई ऐसी आपने एनर्जी ड्रिंक बना दी और बोला कि भैया इसको पियो और आपकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ेगी, मतलब कि विच इज़ अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जैसा आपका डेवलपमेंट होगा वैसा ही होगा। ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा कि आप ड्रिंक पी लेंगे तो आप, मैं ये ज़रूर मान सकता हूँ कि आपको चलो थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ जाए, वो हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कि आपको वो पीने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी। सो दिस इज़ द अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। तो इन चीज़ों का आप इन्वेंशन नहीं करा सकते हैं, विच इज़ मैंशनड इन द सेक्शन 3A। ठीक है, आ गया समझ में? इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं एक ही क्लास में इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सेकेंड कैटेगरी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एन इन्वेंशन द प्राइमरी और इंटेंडेड यूज और कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विच कुड बी कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी और विच कॉजेज सीरियस प्रेजुडाइज टू ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ और हेल्थ और टू द इन्वायरमेंट। देखिए मैंने यहाँ पर इसको सिंपल लैंग्वेज में मेंशन कर दिया, कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेंशंस हार्मफुल टू सोसाइटी, मोरालिटी और इन्वायरमेंट, मतलब कि ऐसी चीज़ जो कि समाज के अगेंस्ट में हो, सोसाइटी के अगेंस्ट में हो या उसको नुकसान पहुंचाने वाला हो। मोरालिटी मतलब कि नैतिकता, मतलब कि नैतिकता के अगेंस्ट में हो। इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में जो उसको नुकसान पहुंचाने वाला हो। तो ऐसी किसी भी चीज़ों का हम क्या है, नहीं करा सकते। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट में जो हो। लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट में क्या, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल सा एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, ह्यूमन क्लोनिंग प्रोसेस। ऑब्वियस है अगेंस्ट में, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट में, इसलिए इन चीज़ का पेटेंट हम नहीं करा सकते। या मान लीजिए आपने कोई ऐसी मशीन बना दी, करेंसी छापने वाली आपने कोई ऐसी मशीन बना दी, ऑब्वियस है कि डुप्लीकेट आपकी करेंसी छप रही है, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट में, और आप बोल रहे हैं हमें इसका पेटेंट चाहिए, आपको उसका पेटेंट नहीं मिल सकता। मान लीजिए कोई ऐसा, कोई एक पर्सन है, उसने बोला कि हमको किसी घर में चोरी करनी, उसने चोरी करने के लिए कोई ऐसी मशीन डेवलप कर दी जिससे बहुत आसानी से सारी चीज़ें आप चुरा सकते हैं, बहुत आसानी से आप वो लॉक तोड़ सकते हैं। तो आप बोलेंगे क्या कि मैंने एक ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी, इस टेक्नोलॉजी से आप कोई भी ताला बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं और जाकर के घर में चोरी कर सकते हैं। सो ऑब्वियस है दिस इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी, दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ एंड ऑर्डर, दिस इज़ अगेंस्ट द मोरालिटी। तो इन चीज़ों का आप पेटेंट नहीं करा सकते। ये था हमारा सेक्शन नंबर 3B में मेंशन। ठीक है,
इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 3C, द मियर डिस्कवरी। मियर मतलब बहुत छोटा, डिस्कवरी ऑफ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल or the formulation of an abstract theory or discovery of any living thing or non-living substance occurring in nature। मतलब कि ऐसी कोई चीज़, कोई थ्योरी हो गई या कोई प्रिंसिपल जो मतलब कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बट जिसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने दे दिया है, साइंटिफिक प्रिंसिपल और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, मियर डिस्कवरी ऑफ थ्योरी विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी। आपने बोला कि हमने खोज दिया है, खोज कर लिया आपने, तो आपको बोला कि हमको इसका पेटेंट कराना नहीं मिल सकता है। जैसे आप एक और एग्जांपल से मैं आपको समझता हूँ, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ आपने, जैसे इन्होंने बोला ना कि यहाँ पर देखिए डिस्कवरी ऑफ एनी लिविंग थिंग और अब आपने बोला कि एक बर्ड है, एक कोई पक्षी है, आपने उसकी कोई स्पीशीज़ आपने कोई उसकी फाइंड कर ली, बोल दिया कि ये तो मैंने ढूंढी है, इसका आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, कोई भी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग, मान लीजिए आपने कोई स्टार्स या कोई ऐसा प्लेनेट ढूंढ दिया, मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, कोई ऐसे स्टार्स या आपने कोई ऐसा प्लेनेट ढूंढ दिया और आपने बोला कि मैंने फाइंड किया, इसका पेटेंट चाहिए, नहीं मिलेगा आपको पेटेंट। क्लियर मेंशन है सेक्शन नंबर 3C में। आ गया यहाँ तक समझ में। सेक्शन नंबर 3D क्या कह रहा है, न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस। देखिए इसी पर रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था आपका यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर के एग्जाम में, यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर के एग्जाम में अगर आपने ये पढ़ा होता तो आप फटाक से विद इन सेकंड आंसर कर लेते। द मियर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस, नोवार्टिस एक मेडिकल की कंपनी है, फार्मा कंपनी है, उसका और इंडिया के अगेंस्ट में उसका केस चला था। तो केस जो चला था यूनियन ऑफ इंडिया का वर्सेस नोवार्टिस, केस इसी के ऊपर बेस्ड था। क्या था मैं आपको भी बताता हूँ। द मियर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस विच डज नॉट रिजल्ट इन द इनहेंसमेंट ऑफ नोन एफिकेसी ऑफ दैट सब्सटेंस और मियर डिस्कवरी ऑफ एनी न्यू प्रॉपर्टी or new use for a known substance or the mere use of a known process, machine or apparatus unless such known process results in a new product or employs at least one new reactant। मतलब इसका सिंपल से समझिए, कहने का इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझिए। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, नोन सब्सटेंस इन न्यू फॉर्म विदाउट इम्प्रूव्ड इफेक्ट। मतलब कि आपने कोई ऐसी दवाई बना दी, कोई ऐसी मेडिसिन बना दी जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई थी, आपने उसी का एक नया फॉर्म बना दिया और उसका कोई इफेक्ट, कोई हमको अलग से कोई उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि कोई पुरानी मेडिसिन है, आपने उसका ही नया फॉर्म बना दिया और उसका कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा, कोई उसका असर नहीं हो रहा, तो इन चीज़ों का आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, न्यू क्रिस्टल फॉर्म ऑफ पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का आपने एक नया फॉर्म बना दिया, कोई असर ही नहीं हो रहा उससे, तो इन चीज़ों का आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। यही सेम केस था जो आपका यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि नोवार्टिस का जो केस था वो किससे रिलेटेड था, तो वो सेक्शन नंबर 3D में आपका मेंशन है। कहाँ पर, सेक्शन नंबर 3D में, वो यही है। नोवार्टिस एक फार्मा कंपनी है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दवा का एक नया फॉर्म बना दिया, एक दवा का एक मतलब एक तरह से जो पुरानी दवा थी उसी का एक नया फॉर्म बना दिया और बोल दिया हमें इसका पेटेंट चाहिए, तो उनको पेटेंट रिजेक्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पर इनका केस चला था, केस में ये हार गए, उनको बोल दिया गया आपको पेटेंट नहीं मिल सकता है क्योंकि उसका नया कोई इफेक्ट तो है ही नहीं, आपने बना तो दिया है नया प्रोडक्ट, पुराने का ही नया फॉर्म बना दिया लेकिन उसका कुछ इफेक्ट, कुछ असर तो हो ही नहीं रहा, इसलिए आपको उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। और ये मेंशन था सेक्शन नंबर 3D में, और ये आपका यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर में ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ये आता होता, आपने पढ़ा होता, तो आप फटाक से इसका आंसर कर लेते। अगला आता है सेक्शन नंबर 3E, अ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय अ मेयर admixture resulting only in the aggregation of the properties of the components thereof or a process for producing such substances। मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने मिक्स कर दिया, मिक्स करके नया एक फॉर्म बना दिया है। ठीक समझिए, देखिए मेयर एडमिक्सचर, सिंपल मिक्सचर विदाउट सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, केवल मिक्सचर है, कोई नया इफेक्ट नहीं है, सिर्फ मिक्सचर है, कोई नया इफेक्ट नहीं है। देखिए इन्होंने लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, आपने मिक्स कर दिया। या मान लीजिए सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई डिटर्जेंट बना दिया, ठीक है, ऑलरेडी पहले से एक बना हुआ था, आपने 2 डिटर्जेंट अलग अलग ले लिए, उनको मिक्स करके एक नया डिटर्जेंट बना दिया, कोई उससे अफेक्ट हुआ ही नहीं, वही सेम चीज़ आपने बना दी, बस 2 चीज़ें आपने मिक्स करके नई चीज़ बना दी, तो इसका आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत पे इसका आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। मेंशन कहाँ पर है, सेक्शन नंबर 3E में। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 3F, द मियर अरेंजमेंट ऑफ
रीअरेंजमेंट, mere arrangement or rearrangement or duplication of known devices, each functioning independently of one another in a new way। मतलब कि आपने कोई ऐसी डिवाइस बना दी या डुप्लीकेट डिवाइस आपने बना दी, दो डिवाइस का अरेंज करके या रीअरेंज करके तीन डिवाइस मिला के आपने एक ऐसी कोई नई डिवाइस बना दी और आप बोल रहे हैं कि हमको इसका पेटेंट चाहिए, तो आपको इसका पेटेंट भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए कुछ भी, जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है, अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट ऑफ नोन डिवाइसेस, मेयर रीअरेंजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डिवाइसेस, फैन एंड लाइट इन वन बॉक्स। अब फैन बना हुआ है और एक लाइट है, आपने क्या किया, दोनों को एक साथ मिला दिया, मिला के मिक्स कर दिया और बोल दिया कि हमने एक नया प्रोडक्ट बना दिया। आपको इसका पेटेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग डिवाइस थी उन्हीं को दोनों को मिला के बना दिया। जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए सपोज आपका रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, ठीक है, और आपने बोला कि इसके साथ में हम प्लस एसी कंबाइन करके, या मान लीजिए आपने साथ में इसके बोला कि कुछ और भी हम इसके साथ में और भी कोई और दूसरा इक्विपमेंट हम ऐड करके कुछ नया इक्विपमेंट बना देंगे। तो एग्जिस्टिंग डिवाइसेस को मिला के आप नया बना रहे हैं, उसको आप पेटेंट नहीं करा सकते। और ये मेंशन है सेक्शन नंबर 3F में। और सेक्शन नंबर 3G ये आपका पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हटा दिया गया था। सेक्शन नंबर 3G पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आपका ओमिट कर दिया गया था सेक्शन नंबर 3G। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 3H, अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। खेती का कोई ऐसा मेथड, खेती का कोई ऐसा मेथड, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि क्रॉप को काटने के लिए आपने कोई ऐसी मशीन बना दी जिससे और तेजी से कट रही है, कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्रॉप रोटेशन मेथड, क्रॉप रोटेशन मेथड, कुछ भी आपको ऐसा इसका पेटेंट नहीं मिलेगा। फार्मिंग और गार्डनिंग मेथड, आपने कुछ भी ऐसा खोज दिया कि हम खेती का एक नया मेथड इजाद कर रहे हैं, आपको उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। क्लियर उन्होंने लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 3H में, ये सारी चीज़ें डिफाइन है। सेक्शन नंबर 3I मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी प्रोसेस फॉर द मेडिसिनल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, प्रोफाइलेक्टिक, डायग्नोस्टिक, therapeutic or any other treatment of human beings or any process for a similar treatment of animals to render them free of disease or to increase their economic value or that of their products। तो इसका भी आपको जो है पेटेंट नहीं मिलेगा। और ये भी क्लियर इन्होंने मेंशन करके रखा है सेक्शन नंबर 3I में। मतलब कि आप किसी एनिमल का या किसी ह्यूमन बींग्स का आप उनका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका कोई आपने एक नया मेथड या नया प्रोसेस डिफाइन किया, उसका आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 3I मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स, जैसे आपने बोल दिया कि हमने हार्ट सर्जरी का कोई एक नया मेथड हमने डिफाइन कर दिया, हमने बना दिया, तो आपको इसका नहीं मिलेगा, इसका आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। क्लियर लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 3I में। सेक्शन नंबर 3J प्लांट्स और एनिमल्स, क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 3J प्लांट्स एंड एनिमल्स इन होल और एनी पार्ट देयर ऑफ अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ के प्लांट और एनिमल्स की बात हो रही, बट इंक्लूडिंग सीड्स, वेराइटीज एंड स्पीशीज एंड इसेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन और प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसी अगर कोई चीज़ है तो इसका भी आपको जो है क्या बोलते हैं दोस्तों, पेटेंट नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 3J में मेंशन है। मतलब कि मान लीजिए कोई आपने बायोलॉजिकल प्रोसेस कुछ ऐसा बना दिया है ना, या आप जो है क्या बोलते हैं कुछ ऐसे आपने प्लांट ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया, कुछ प्लांट आपने बना दिया कहीं से भी सीड निकाल के या जो कुछ भी करके, कुछ ऐसा आपने नया बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वेंट कर दिया, इसका आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 3J में डिफाइन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। मतलब देखिए वही है, नई प्लांट की आपने कोई वैरायटी एक आपने बना दी या आपने खोज भी ली, डिस्कवर भी कर ली, तो भी नहीं मिलेगा। डिस्कवरी और इन्वेंशन में फ़र्क है। कोई चीज़ डिस्कवर करना और कोई चीज़ इन्वेंशन करना, दोनों में फ़र्क। इन्वेंशन होगा और पेटेंट की कंडीशन को फुलफिल करेगा तो आपको पेटेंट मिल जाएगा, लेकिन अगर इन्वेंशन नहीं आपने डिस्कवर कर दिया है उसका पेटेंट नहीं मिलता है। सेक्शन नंबर आते हैं 3K, अ मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड और अ कंप्यूटर प्रोग्राम और एल्गोरिदम्स, ऐसा कुछ भी है तो आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 3K एल्गोरिदम्स, बिजनेस मॉडल्स और सॉफ्टवेयर अलोन। मान लीजिए कोई अकाउंटिंग का आपने ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया, कोई ऐसा आपने अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया, तो आपको इसके ऊपर कुछ भी क्या नहीं मिलेगा, पेटेंट नहीं मिलेगा, अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह डिज़ाइन करते हैं। ठीक, सेक्शन नंबर कहाँ मेंशन है, 3L में। सॉरी, अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, सेक्शन नंबर 3K पढ़ रहे थे। अब आते हैं सेक्शन नंबर 3L में। अ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क और एनी अदर एस्थेटिक क्रिएशन whatsoever including cinematographic works and television production
अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। 3L में क्या डिफाइन है? लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क। क्रिएटिव और एस्थेटिक वर्क जैसे बुक हो गई, सॉन्ग हो गई, मूवी, इसका पेटेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका मिलता है कॉपीराइट, इसका मिलता है कॉपीराइट। तो ये जब हम लोग कॉपीराइट एक्ट पढ़ेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक। या कॉपीराइट एक्ट वाला आप लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर आता है सेक्शन नंबर 3M, मेंटल एक्ट और गेम रूल्स। कोई ऐसा आपने मेंटल एक्ट बना दिया, मतलब कोई ऐसा आपने गेम का कोई रूल बना दिया। अ मेयर स्कीम और रूल और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट और मेथड ऑफ प्लेइंग गेम। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चेस। चेस खेलने के लिए आपने कोई ऐसा मेथड ईजाद कर दिया, कोई ऐसा आपने ऐसा कोई एक्ट कुछ ऐसा आपने बना दिया जो कि विच इज़ अगेंस्ट द लॉज और इन सब के अगेंस्ट में है, तो इनका भी आपको नहीं मिलेगा। रूल्स और मेथड्स फॉर मेंटल एक्टिविटीज़ और गेम्स, जैसे रूल्स ऑफ चेस, आपने कोई नया रूल बना दिया, कोई नया आपने मेथड बना दिया इसको खेलने का, तो आपको उसका नहीं मिलेगा पेटेंट। सेक्शन नंबर 3M में डिफाइन है। सेक्शन नंबर 3N, अ प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का कोई प्रेजेंटेशन, कोई भी सिंपल प्रेजेंटेशन आप करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन का, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि कोई आपने मान लीजिए कोई चार्ट बना दिया है, कोई टेबल बना दी, तो आपने बोला कि ये क्या है? इन्फॉर्मेशन का हम एक तरह से इसको ये समझिए कि आप डेटा शो कर रहे हैं, है ना, उसको दिखा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को, डेटा को आप दिखा रहे हैं, तो इसका आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मेयर वे ऑफ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, टाइम टेबल फॉर्मेट, मतलब कि आपने बोल दिया कि हम एक पूरे फॉर्मेट में एक टेबल बना दिया, आपने बोला ये हम पूरा आपको डेटा दिखा रहे हैं, मतलब आपने बोला क्या, मैंने एक टेबल ईजाद किया है, नए तरीके का एक टेबल है, इसमें इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसका भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। फिर आता है टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसका भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 3O में मेंशन है। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपका कवर हो जाता है SICLD में, SICLD एक्ट 2000 में, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट एंड डिज़ाइन 2000 एक्ट, ये उसमें आ जाता है, इसलिए आपको इसका भी नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 3O में मेंशन है टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सेक्शन नंबर 3P, एन इन्वेंशन विच इज़, फिर से समझिएगा, सेक्शन नंबर 3O समझ में आ गया, टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का कोई भी आपने ऐसा लेआउट बना दिया, कुछ भी कर दिया, इसको आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। वो हम लोग कवर करेंगे SICLD एक्ट 2000 में, जो कि इससे रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड सर्किट से। सेक्शन नंबर 3P में कह रहा है एन इन्वेंशन विच इज effect is traditional knowledge or which is an aggregation or duplication of known properties of traditionally known component or components। अब सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि what is this, this is like traditionally known component, ये क्या होता क्या है? तो traditionally known component जैसे कि आपने सुना होगा घरेलू नुस्खे, है ना, बीमार हुआ, कहीं चोट लगी, कुछ हुआ, तो हमारे घर वाले क्या करते हैं, कोई आपको हल्दी लगा देता है, टर्मरिक, कोई जो है आपने जैसे आपने क्या बोलते हैं, जिंजर देखा होगा ना, कोई बोलता है कि आप जिंजर का पानी पी लो या जुकाम कम हो जाएगा, सर्दी चली जाएगी, कुछ ऐसा जो कुछ भी है, तो इस तरह के घरेलू नुस्खे। सो ये क्या है? ट्रेडिशनली नोन कंपोनेंट है। टर्मरिक हो गया आपका, जिंजर हो गया, ये सब क्या है? ये सब ट्रेडिशनली नोन कंपोनेंट है। तो उन्होंने बोला है कि एन इन्वेंशन विच इज अफेक्ट इज ट्रेडिशनल नॉलेज और विच इज एन एग्रीगेशन और डुप्लीकेशन ऑफ नोन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेडिशनली नोन कंपोनेंट और कंपोनेंट्स, तो इनका हम आपको पेटेंट नहीं देंगे। मतलब कि कोई पारंपरिक ज्ञान है आपके पास या उसका कुछ ऐसा एग्रीगेशन है तो हम आपको नहीं दे सकते। सिंपल सा एग्जांपल है टर्मरिक। अब टर्मरिक का आपको पता है बहुत सारे एंटीसेप्टिक उसके गुण होते हैं, बहुत सारे टर्मरिक के। तो अब आपने बोला कि इसको ऐसा कर लो तो हम ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। सो ट्रेडिशनल और इंडिजिनस नॉलेज ऐसी कुछ भी है तो इसका हम आपको पेटेंट नहीं दे सकते हैं। सेक्शन नंबर 3P। और सबसे लास्ट में आता है सेक्शन नंबर 4, इन्वेंशंस रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी नॉट पेटेंटेबल। पेटेंट से रिलेटेड मतलब कि अगर एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई भी पेटेंट है, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई भी पेटेंट है, वो पेटेंट नहीं किया जा सकता है। और ऐसा डिफाइन है एटॉमिक एनर्जी। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो पेटेंट शैल बी ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इन्वेंशन रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी फॉलिंग विद इन
सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, 33 ऑफ 90, मतलब उस साल का 33rd एक्ट वो था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। बोल रहे हैं कि ऐसी जो भी कैटेगरी जो कि सेक्शन 21 में डिफाइन है, सेक्शन 20 और सब सेक्शन 1, सेक्शन 20 एंड सब सेक्शन 1 में जो डिफाइन है, उसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, ऐसा कोई भी कुछ भी इन्वेंशन होगा, हम आपको उसका पेटेंट नहीं देंगे, उसका पेटेंट किसी भी कीमत पे नहीं दिया जाएगा। सो ये था हमारा पूरा आज का क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास था। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और रिपीटेटिव, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार पूछ लिया गया, नहीं, हर बार मोस्टली आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। अब आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किन चीज़ों का हम पेटेंट करा सकते हैं और किन चीज़ों का हम पेटेंट नहीं करा सकते। ये दोनों डिफरेंस जो कैंडिडेट्स अक्सर पूछते हैं, आपके मन में सारे डाउट्स हो गए होंगे। तो जिनका हम नहीं करा सकते हैं वो अभी 16 कैटेगरीज हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली, और जिनका हम करा सकते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नोवेल्टी होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, मतलब इनका हम पेटेंट करा सकते हैं। और ये जो 16 कैटेगरीज हैं इनका हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, ज़्यादा आपको नहीं इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके मन में कन्फ्यूज़न ना हो, आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग ना लगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी कवर किया है, फर्स्ट क्लास हमारा कंप्लीट हो गया है, आज सेकेंड क्लास कंप्लीट हो गया है। इसको ज़रूर अच्छे से करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा पेटेंट एक्ट अपना कंप्लीट कर देंगे, थर्ड क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक जितना भी आपने पढ़ लिया है इसको रिवाइज करते चलिएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही सब आपको एग्जाम में मिलेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए आप रेगुलर इन लेक्चर्स को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में अपना थर्ड लेक्चर ऑफ द पेटेंट्स एक्ट 1970। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।